हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का यूनिट नंबर 8 जिसका नेम है ग्रामीण क्षेत्र। गांव के क्षेत्र में आजीविका मतलब लोग अपना जीवन चलाने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करती हैं। तो चलिए शुरू करती हैं। देखो, इसने बोला पहले पार्ट में हमने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के बारे में पढ़ा। विविधता को अगर आप ध्यान में रखा हो आपने, तो हमने केरल और लद्दाख का एग्जाम्पल दिया था। लद्दाख में क्या था, आसपास घाटियाँ होने के कारण, वहाँ पे बेड़े ज़्यादा होने के कारण वहाँ से ऊन ली जाती थी, उसका व्यापार किया जाता था, और वहाँ पे मसालों का, रेशम का व्यापार किया जाता था। लेकिन हमने केरल का एग्जाम्पल लिया। केरल एक क्या था, उसके साइड में एक तरफ से तो वो समुद्र से घिरा हुआ था, समुद्री इलाका होने के कारण उस वहाँ पे मछलियों का भी व्यापार किया जाता था। देखो, भौगोलिक स्थितियों में अंतर होने के कारण वहाँ की आजीविका में भी अंतर आ जाता है। तो देखते हैं हम आगे। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर भी असर बढ़ता है। अभी हमने करा, वहाँ पर जाने वाले, वहाँ पे उगाए जाने वाले पेड़ पौधे अलग हो सकते हैं, वहाँ की फसलें अलग होती हैं, दूसरी चीज़ें किस प्रकार उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, वहाँ की अलग अलग क्रियाएं की जाती है, विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाई जाती हैं। ठीक है, तो लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, हम इसको भी देखेंगे। कुछ लोगों को पूरे वर्ष काम मिलता है, कईयों को नहीं मिल पाता है, इनके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम इस पिक्चर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि गांव के अंदर किस किस प्रकार की, अलग अलग प्रकार की क्रिया की जाती है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। तो आप ये बताओ मेरे को, कोई 5 एक्टिविटीज़ बताओ जो आपको इधर से दिखती हो, तो आप अपने आप देख के। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बागों से फल तोड़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ जैसे ये दीवार बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे किसी की दुकान है, कोई रेहड़ी चला के अपनी आजीविका कमा रहा है, ठीक है। और भी हमें काम देखने, जैसे कि ये कुछ लोग खेती कर रहे हैं नीचे, ठीक है, खेती कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे मछलियाँ वगैरह पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो मतलब ये अलग अलग एक्टिविटीज़ है। मैं गांव में आपसे इन 4-5 के अलावा कुछ और पूछूं कि किस प्रकार से अपना जीवन चलाने के लिए पैसा कमाया जाता है, किस तरह से व्यवसाय किया जाता है, तो उसके कोई 4-5 एग्जाम्पल दीजिए तो वो आपको आने चाहिए। ओके, तो इसने क्या पूछा, ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। तो आपको इनका वर्णन करना है, इस प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे हैं, ठीक है। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े नहीं हैं। अब खेती से जुड़े कौन से थे, एक तो फल तोड़ रही थी बाग बगीचों से लड़की, एक तो वो आता है खेती के अंदर, ठीक है, और एक था जो किसान खेती कर रहा था वो आता है। 2 खेती के अंदर आ गए। तो आप इसके अलावा भी खेती के अंदर और भी निकाल सकते जो खेती में नहीं आते। जैसे एक शॉप बनी हुई थी, ठीक है, दीवार बनाने का काम कर रहे थे, रेहड़ी चलाने का काम कर रहे थे, वो जो है वो खेती के अंदर नहीं आते, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप निकालिएगा जो खेती के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट है, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। तो जो इसके अंदर नहीं था इस चित्र के अंदर, और अगर आपने उस तरह का काम करते देखा है अपने गाँव के अंदर, तो आप उसका वर्णन चित्र बनाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कलपट्टू गाँव। ये कहाँ है, तमिलनाडु में समुंदर तट के पास ये एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। किस तरह के काम, दूसरे गांव की तरह यहाँ पे भी क्या होती है, खेती के अलावा कई काम किए जाते हैं। देखो, गांव में एक मेन खेती करी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन खेती के अलावा भी काफ़ी तरह के काम होते हैं। जैसे टोकरी, छोटे मोटे और भी काम चला लिए जाते हैं, जैसे टोकरी है बनाना, बर्तन बनाना, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ये सब काम भी किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी काम होते हैं हाई लेवल के, जैसे कलपट्टू में कुछ लोग जैसे नर्स हैं, अच्छे हैं, ये शिक्षक हैं, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोगों का काम है। उसके बाद है धोबी का काम भी करते हैं कुछ लोग, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला, ठीक है। तो आप भी कुछ एग्जाम्पल दीजिए, जैसे लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं, कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई 5 और एग्जाम्पल दे सकते हैं तो आप उसको दीजिए। देखो, इसने और भी बताया कि चाय, सब्जी, कपड़े की दुकानें, 2 दुकानें, बीज और खाद की थी इस गाँव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। अब टिफ़िन का मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग है। टिफ़िन का मतलब कुछ खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें मिलती हैं। देखो, हल्की फुल्की चीज़ें मिलती है
इसने बोला, और जैसे सुबह इडली डोसा कुछ इस तरह से उसने कहानी एक बना के हमें अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, मतलब हमें बताने का मतलब उसका यही है कि यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्य रूप से वहाँ पे धान की खेती की जाती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका ही कमाते हैं। देखो, हमने पहले भी देखा कि गांव के अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी आजीविका खेती के द्वारा ही चलाती हैं। यहाँ आम और नारियल की भी काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं कि कलपट्टू कहाँ है? तमिलनाडु के किनारे पर ही एक गांव है जिसका नाम क्या है? कलपट्टू। ओके, कलपट्टू में किस तरह का व्यवसाय किया जाता है? कोई 10 एग्जाम्पल दीजिए तो वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारी इस बुक में भी दिए हुए हैं। मैं अगर ये पूछूं कि यहाँ पे किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाई जाती है, तो मेन तो खेती, और खेती के अलावा भी देखो हमने देखा जैसे नारियल के काफ़ी बाग हैं, आम के हैं, गन्ना और केला, कपास भी उगाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कलपट्टू की कहानी पूरी रूप से। नेक्स्ट है, कलपट्टू के खेतों में काम करते हुए दिखाया गया है। देखो, ये हमें धान की फसल को रोपित करते हुए दिखाया गया। तो आपको पता ही है कि ये जो धान की फसल का जो काम होता है, एक कमर तोड़ काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि एक ही खेत के जो व्यक्ति हैं, मालिक है, वही काम नहीं करते, बल्कि काफ़ी मज़दूरों को बाहर से भी लगाया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ये आगे आएगा टॉपिक, हम डिस्कस करेंगे। अब तुलसी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हुए सब लोगों को देख रहे हैं। वो ज़मीन किसकी थी? रामलिंगम की। ठीक है, उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हमें समझाया जा रहा है कि जो रामलिंगम की ज़मीन है उसके पास कितनी ज़मीन है? 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मायके में भी धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। ये किसकी बात हो रही है? इस तुलसी की बात हो रही है। ठीक है, वो 8:30 सुबह से लेकर शाम 4:30 तक काम करती रहती थी। रामलिंगम की जो पत्नी थी वो करूथम्मा काम की निगरानी करती थी। ठीक है, ये आपको स्टोरी थोड़ी ध्यान रखनी है। साल में कुछ ही मौके मिलते हैं लोगों को जब उसने वो तुलसी बता रही है कि नियमित रूप से मतलब लगातार काम मिलता है उसको। ठीक है, मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके मालिक जो हैं वो निराई के लिए बुला लेते हैं, और कटाई के लिए भी, जब कटाई की ज़रूरत होती है तो कटाई के लिए भी बुला लेते हैं। तो मतलब इसको कुछ ही महीनों में काम मिल पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिनको कुछ ही समय के लिए काम मिल पाता है, और बाकी टाइम में वो फ्री रहते हैं या कुछ और छोटे मोटे काम देख लेते हैं। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती, लेकिन अब उम्र बढ़ने से क्या हो रहा है? झुककर काम करना आसान नहीं है। वो अपने बारे में बता रही है, क्योंकि आपने देखा ही जो काम होता है धान का, रुपाई का, निराई कटाई का जो काम होता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला होता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि रामलिंगम एक दिन का उसे 40 रुपये देता है मजदूरी। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। तो क्या आप सोचेंगे कि इतने कम रेट में, इतने कम पैसे में वो यहाँ मजदूरी क्यों कर पा रहे हैं? तो आपने इसका आंसर सोचना है, बाद में मैं बताऊँगी। देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसने बोला, वो अपने पति के बारे में बता रही है कि रमन भी एक मजदूर है, हमारे पास कोई भी ज़मीन नहीं है। तो तुलसी का जो पति है रमन, उन दोनों के पास उनकी कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेती में काम नहीं मिलता रमन को, तो वो पास ही खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा जो तुलसी है वो घर का सारा काम करती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगलों से लकड़ी लाती है, दूर दूर जाकर पानी इकट्ठा करती है। तो आपने देखा कि गाँव के अंदर कुछ लोगों का जीवन कितना ज़्यादा मेहनत वाला होता है कि सारा दिन वो काम करते हैं बहुत ही कम मजदूरी पे। इसके अलावा वो घर का सारा काम करते हैं, जंगलों से लकड़ी लाते हैं, इतनी दूर दूर से पानी लाते हैं। तो आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि गांव के अंदर किस तरह से लोग मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है, इस एक तरह ये पाई चार्ट से हमें ये दिखता है। देखो,
काम किस किस महीने में लोगों को ज़्यादा मिल पाता है। देखो जून के अंदर बीड़ा बनाना, ठीक है, फिर अगस्त में रोपाई है, जुलाई अगस्त ऐसे बीच में होता है, सितंबर में निराई है, ठीक है, नवंबर के अंदर कटाई की जाती है, नवंबर और दिसंबर के अंदर। बाकी महीनों के अंदर इन लोगों को काम नहीं मिल पाता। तो आप सोचिए वो लोग अपना घर किस प्रकार से चलाते होंगे। कुछ लोग तो इधर उधर से कुछ दूर जाकर किसी प्रकार का काम कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं या कुछ अन्य पुरुष होते हैं वो दूर जाकर काम नहीं कर पाते, उनको इन महीनों में काम नहीं मिल पाता। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो तुलसी और क्या बताती है, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशियां, दोनों स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार होने से उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार ले लिया। अब देखो जहाँ वो काम करती थी वहाँ के मालिक से ही उसने उधार लिया। तो अब उसको इस चीज़ का देखो एक तरह से उसको फ़ायदा भी हुआ, उसकी उधार मिल गया, लेकिन वो एक तरह से फंस जाते हैं क्योंकि उनको अपनी जो होती है काम उन्हीं के खेत में करना पड़ता है और कम मजदूरी में करना पड़ जाता है। तो आगे देखते हैं इस बात को। तुलसी के काम का विवरण दीजिए, ठीक है, ये रमन के काम से कैसे अलग है। देखो तुलसी क्या करती थी, सारा दिन खेत में भी काम करती थी और घर का सारा काम निपटाती थी, ठीक है। रमन थोड़ी बहुत घर की हेल्प करता था लेकिन वो बाहर का काम करता था। तो थोड़ा अंतर है कि तुलसी ज़्यादा काम करती थी घर का, प्लस में दूर दूर से लकड़ी लाना, पानी लाना, खेतों में काम करना, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कमर तोड़ काम था इनका। नेक्स्ट है, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता था। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है, आप सोचिए इस बारे में। देखिए जैसे हमने देखा था कि पूरे साल लोगों को काम नहीं मिलता है, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रकार से अपना जीवन चलाने के लिए वो काम ढूंढते हैं। अब काम ना मिलने की वजह से उन्हें कम मजदूरी में काम करने के लिए बांधे हो जाते हैं वो, इसीलिए वो बहुत कम मजदूरी पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो समझ आया आपको कि कम मजदूरी पे भी लोग काम क्यों करने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, आपके क्षेत्र में या पास के गाँव में कौन सी फसलें उगाई जाती है, वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं, ये आपको बताने कि आपके आसपास किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते। देखो अगर उसके पास खुद की ज़मीन होती तो वो अपनी ज़मीन पे काम करती, उसको ज़्यादा फ़ायदा होता, वो बाज़ार में अपनी फसल बेच सकती थी। लेकिन अब वो दूसरों के खेत में काम कर पा रही है और बहुत कम मजदूरी में, तो उसकी इनकम बहुत कम है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो आपने देखा। नेक्स्ट है, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को बहुत सारा समय पानी और जल वाहन की लकड़ी लाने में ही जलावन की लकड़ी लाने पर जानवर चराने में बीत जाता है, काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है। लेकिन गरीब परिवारों में यह काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं ये काम। नेक्स्ट है, लेकिन गरीब परिवारों में क्या होता है, गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए ये टॉपिक हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। जिस मौसम में उनको खेत में काम मिलता है तब तो वो कर लेते हैं, और जिस मौसम में उनको काम नहीं मिलता है तो इस मौसम में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर दूर के इलाकों में जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, शेखर के बारे में पढ़ते हैं। तुलसी और रमन के बारे में आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, बहुत कम मजदूरी पे भी काम करते हैं क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। तो अब हम शेखर के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इन जो स्टोरीज़ दे रखी है इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल पा रहा है। नेक्स्ट है शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है, हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। देखो हमने पढ़ा था रामलिंगम के पास कितनी ज़मीन थी, 20 एकड़ थी। शेखर के पास कितनी है, 2 एकड़ है। और तुलसी रमन के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमें इसको ध्यान रखना है। तो हमें इससे ये पता चलेगा कुछ ऐसे लोग हैं, किसानों की कैटेगरी किस प्रकार, कईयों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है, कईयों के पास बहुत थोड़ी ज़मीन है जिस पे वो खुद ही काम करते हैं, परिवार के द्वारा करवाते हैं।
कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं है ज़मीन, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें टाइप्स पता चल रही हैं। नेक्स्ट है, हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। ये शेखर कह रहा है, मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में भी काम करवा देता हूँ। ये बिल्कुल सही है, ताकि बाहर से मजदूर ना लाने पड़े, उनको पैसा देने की बजाय शेखर क्या करता है, दूसरे किसानों के खेतों में काम कर उनसे अपने खेतों में काम करवा लेता है, जिससे उनको पैसा बाहर नहीं देना पड़ता। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। अब वो क्या करते हैं, बीज और खाद को व्यापारी से उधार ले लेते हैं। इसे चुकाने के लिए उन्हें थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। देखो उनकी मजबूरी हो जाती है कि जहाँ से उन्होंने कर्ज लेकर, जहाँ से उन्होंने खाद वगैरह सब उधार लिया है, तो व्यापारी उनसे प्रॉमिस करवाता है कि तुम्हें अपनी फसल को मेरे पास ही बेचना पड़ेगा। लेकिन वो व्यापारी क्या करते हैं, बहुत कम दामों पे उनसे फसल लेते हैं और खुद मुनाफा कमाते हैं। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर बाजार में बेचता शेखर तो देखो उसको ज़्यादा पैसे मिलते, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना था। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए एजेंट भेजा कि हमें ही फसल को बेचना है। ओके नेक्स्ट, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने। उसने बोला कि जितनी मेरी फसल थी उसमें से मैंने खाद वगैरह का कर्ज चुकाने में व्यापारी को अनाज दे दिया, उसके अलावा जो मेरे लिए अनाज बचता है वो मेरे पास सिर्फ 8 महीने ही बच पाता है। तो बाकी के महीने वो क्या करते हैं देखो, इसलिए मुझे पैसा कमाने के लिए कमाने की ज़रूरत पड़ती है बाकी महीनों में। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल पे काम कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद कर देता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है, उसका दूध बेचकर सहकारी समिति में बेच देता हूँ, जिससे हम खर्चे को निकाल सकते हैं। देखो इसके पास ऑप्शंस हैं शेखर के पास, तुलसी के पास ऑप्शन नहीं था। देखो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या सबको समान रूप से काम मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। रामलिंगम के पास चावल की मिल है, ठीक है, उसके पास खाद की दुकान है, उसके पास खुद की 20 एकड़ ज़मीन है। देखो कितने ये अमीर टाइप के भी किसान होते हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास कम होती है। जैसे शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है, वो उसको काम नहीं मिलता मान लो जब, तो वो रामलिंगम की चावल मिल में काम कर लेता है, आसपास और कुछ काम कर लेता है। लेकिन तुलसी जिसको एक ही जगह काम मिलता था जो कि खेतों में, वो बंद हो जाने के कारण वो कहीं पर भी काम नहीं करती थी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों को अलग अलग प्रकार से काम करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पिक्चर में देखिए ये धान निकाली जा रही है। कर्ज लेने पर क्या होगा देखो, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए शाहूकार से कर्ज लिया जाता है। ठीक है, शेखर का परिवार क्या काम करता है, इस क्वेश्चन का आंसर देने सबको पता है। शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता, क्योंकि उसको व्यापारी से जो कर्ज लिया उसको चुकाने के लिए कंडीशन रखता है कि उसे कि उसकी फसल बेची जाए। तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगी, आप इसको डिस्कस करेंगे अपने आप। शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती थी। वो कहती मैं बाजार में बेचूंगी। तो आप इसको देखिएगा वो बाजार में क्यों बेचना चाह रही थी। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, आपको ये देखना है। ठीक है, अंतर ये था उसको काम मिल पाता था, बाकी महीनों में भी तुलसी को काम नहीं मिल पाता था। ठीक है, और समानता में एक बता देती हूँ, समानता क्या थे, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करने वाले किसान थे और उन्हें दूसरों के खेत में, शेखर तो अपने खेत में करता था बट तुलसी दूसरों के खेत में करती। तो कि कुछ ये समानताएं और कुछ असमानताएं, तो टॉपिक हमने रीड कर लिया, तो आप इनकी समानताएं और अंतर निकाल सकते हैं अपने आप। नेक्स्ट, अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल को कीड़ा लग जाता, फसल खराब हो जाती। फसल नहीं अच्छी होती तो वो उसका जो उसने कर्ज लिया होगा किसान ने, वो नहीं चुका पाता। अगर वो किसान कर्ज नहीं चुका पाएगा तो क्या होता है, जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाएगा जिसके बोझ के नीचे किसान दबता चला जाता है और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो कर्ज को नहीं उतार पाता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमने काफ़ी विपदा वाले मुख्य कारण देखे थे। किसानों ने काफ़ी साल पहले भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा कांड हुए थे कि लोगों ने आत्महत्या शुरू कर दी थी करनी, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। देखो भारत के खेतीहर मजदूर और किसानों के बारे में हम पढ़ेंगे। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं। शेखर की तरह छोटे किसान भी है। रामलिंगम जैसे बड़े किसान। तो ये हमने डिफरेंस करा था ना कि 3 तरह के किसान हमने यहाँ पढ़े। रामलिंगम जो काफ़ी ज़्यादा अमीर किसान के अंदर आते हैं, जिनके पास खेतों के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। शेखर वो है जिसके पास छोटी सी जगह है कुछ, लेकिन इसके अलावा वो दूसरों की जैसे मिल में काम कर लिया, दूसरों के खेतों में इस तरह से काम करता है, खान में काम कर लिया। लेकिन तुलसी जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के खेतों में काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में ऐसे सभी परिवार अपने कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन भी होते हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मतलब कंडीशन ज़्यादातर किसानों की अच्छी नहीं है। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो ज़रूरतों के हिसाब से ये खेत बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हें अपने जो खेतों से इनकम आती है वो बहुत ही कम मिल पाती है और कुछ महीने ही चल पाती है। भारत के 80% किसानों की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। भारत में केवल 20% किसान ऐसे रामलिंगम जैसे जो किसानों की अच्छी श्रेणी में आते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूप से पैसा कमा पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में जैसे रामलिंगम जैसे किसान हैं, वो अपनी उपज का बहुत बड़ा हिस्सा बाजार में ही बेचते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं। इन्होंने रामलिंगम जैसे बड़े किसानों ने अपनी मिलें खोल रखी हैं, खाद वगैरह की दुकानें खोल रखी हैं, और इतनी ज़मीन है तो ये काफ़ी ज़्यादा देखो फैक्ट्रियाँ चलाना वगैरह सब तरह के काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ना, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज, पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्योंकि उनको अपनी ज़मीन से इतनी इनकम नहीं मिलती तो वो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो आपने देख लिया जैसे महुआ बीनने, तेंदुए के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन व्यापारियों को बेचने आदि से आय कर लेते हैं। ठीक है, दूध वगैरह बेच देते हैं सहकारी समिति में। तो इस तरह से हमने बार बार एक चीज़ यही देखा कि किस तरह से आजीविका चलाई जाती है। जैसे समुद्री इलाके के लोग हैं वो मछली पकड़ने जैसे काम करते हैं। ठीक है, मछली पकड़ते हैं, उन्हें बेचते हैं। अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। हमने शेखर के जीवन के बारे में, रामलिंगम के बारे में, तुलसी और रमन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसे समुद्री इलाके के पास रहने वाले अरुणा और परिवेलन के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि समुद्री इलाके के पास रहने वाले लोग किस तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो एक टॉपिक है हमारा, ये पिक्चर देखिए, नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा का मतलब क्या होता है? मान लो ये ढलान है, ठीक है, यहाँ पे है ढलान। अब ये ढलान वाली जगह पे क्या करते हैं, मिट्टी को थोड़ा आगे आगे करके, मतलब थोड़ा इकट्ठा करके क्या कर देते हैं, एक सीढ़ी वाली स्ट्रक्चर बन जाती है ताकि जिस पे पानी खड़ा रहे और इसके ऊपर खेती की जाती है। इसीलिए इसको सीढ़ी नुमा खेती बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ढलान काफ़ी होती है तो सीढ़ी नुमा खेती के द्वारा यहाँ पे खेती की जाती है। देखिए यह एक गांव है जिसका नाम क्या है, चिजामी। ये नागालैंड जो है उसका एक चिजामी है गांव का नेम। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। देखो नागालैंड के फेक ज़िले का चिजामी एक गांव है जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं, वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब यह है कि पहाड़ों की जो ढलान है, ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक स्पाट जिससे पानी भरा रहता है और चावल की खेती के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में काम करते ताकि उनको मजदूर रख के उनको पैसा ना देना पड़े। तो वो जैसे एक किसान ने दूसरे के खेत में काम किया तो दूसरा किसान उसके खेत में काम करता है। ठीक है, वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाकर इकट्ठे मिलकर पहाड़ के हिस्से पर जैसे घास पतवार साफ करना, इस तरह से काफ़ी तरह के वो काम करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ आया कि किस तरह से लोग एक दूसरे के खेतों में काम कर एक दूसरे की मदद करके अपना पैसा बचा पाते हैं। नेक्स्ट हम समुद्री इलाके के बारे में पढ़ना था हमने, वो देख लेते हैं। इस पिक्चर में देखिए आप,
ये समुद्री इलाके का कि यहाँ पे जीविका कैसे चलाई जाती है। यहाँ पे कुछ लोग देखो जैसे जाल से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इसके अलावा मछलियाँ इकट्ठी की जा रही हैं, इसके अलावा होता है मछलियों को मार्केट बाज़ार में कैसे बेचा जाता है। तो ये समुद्री इलाके की आजीविका चलाने के तरीके हैं। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, जैसे ये बोट है इसको किराए पे दे दिया, जाल को किराए पे दे दिए, तो इस तरह से जीविका चलाई जाती है। देखते हैं आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनमें से परिवार के लिए कुछ ही मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी, मतलब बेच दूंगी। ये यहाँ पे रहने वाली अरुणा बोल रही है। इस नीलामी से जो पैसा मिलता है उससे 4 भाग मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे बांट दिया जाता है। वो सारा पैसा उनको नहीं मिलता है। कहाँ जाता है, अब जहाँ से उन्होंने जाल लिया उसको देना है, बोट ली उसको पैसा देना है, इसमें मोटर लगी उसको पैसा देना है, ठीक है। तो मतलब एक आधा हिस्सा इनके पास बच जाता है सिर्फ। और इस कहानी में बताया गया जो मोटर है इन्होंने बैंक से लोन लेकर खुद ली हुई है, तो उसका पैसा इनके पास ही बच जाता है, तो इससे उनको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है अरुणा और परिवेलन के बारे में पढ़ते हैं। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। कलपट्टू तमिलनाडु के किनारे पे एक गांव था ना, तो पुदुपेट भी एक क्या है गांव ही है जो कलपट्टू के पास है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन, इसका मतलब क्या है, मछुआरों की खास तरह की छोटी सी नाव होती है, ठीक है। मछुआरों मतलब जो मछलियाँ पकड़ते हैं। सुबह 7 से लेकर वो समुंदर के किनारे बड़ी मागही करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं, समुंदर के बीचों बीच मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोरी के माध्यम से हम समझ रहे हैं, आगे देख लेते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ इकट्ठी करती हैं, खरीदती हैं, देखो मछलियाँ पकड़ी, मछलियाँ पकड़ने वालों ने नीलामी कर दी, बेच दी, औरतों ने उसको इकट्ठा कर लिया, औरतें जाके क्या करेंगी, मार्केट में बेचेंगी, ठीक है। टोकरे भर भर के पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी होते हैं जो शहर की दुकानों में मछलियाँ खरीदते हैं, ठीक है। तो उसने बोला 12 बजे तक मैं नीलामी का काम निपटा देती हूँ। अरुणा बोलती शाम को मेरे पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जैसे जाल को सुलझाना है, ठीक है, इस तरह के वो काफ़ी तरह के काम शाम को करते हैं ताकि सुबह जल्दी मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया जा सके। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मछलियाँ नीलामी की थी तो औरतों ने टोकरे भर भर कर मछलियाँ खरीदी, तो इन मछलियों को क्या किया जाता है, यहाँ पे बाज़ारों के अंदर फिर उसको बेचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसने पूछा शेखर जो कि किसान था, अरुणा जो कि समुद्री इलाके के पास रहती है, दोनों के ही परिवारों को उधार लेना पड़ता है। आपको उनमें से क्या समानताएं दिखती हैं ये बताइए। देखो क्योंकि अरुणा को भी अपनी जैसे बोट है, जाल है, वो किराए पे लेना पड़ता है और जिससे लेते हैं उन्हीं को मछलियाँ बेचनी पड़ती है। और शेखर जहाँ से खाद वगैरह लेता है उसी को ही अपनी फसल देनी पड़ती है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा कम रेट पे अपनी फसल को दे देते हैं और इनका काफ़ी नुकसान होता है। तो ये इनमें समानताएँ हैं। और क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? बिल्कुल हाँ, सुनामी के बारे में हमने सुना है। तो इसने बोला क्या होता है, जब समुद्र के अंदर एक भूकंप अगर खड़ा होता है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें पानी की उठती हैं, जिससे पानी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलता है, जो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होता है और उसके आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा पलायन करना पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उनके घर बार टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। तो इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान होता है। तो इसके अलावा जो मछली पकड़ने का काम करते हैं वो मछली वगैरह नहीं पकड़ पाते सुनामी के कारण, क्योंकि उन्हें खतरा रहता है, तो इस तरह से उनके व्यवसाय को भी नुकसान होता है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन होते हैं? हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया अब तक तो, ठीक है। समुद्री इलाके में हमने पढ़ लिया, खेत मतलब दूसरे इलाकों में खेती के द्वारा हमने आजीविका चलाना देख लिया, पशुओं के द्वारा आजीविका चलाना देख लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से चलाते, खेती बाड़ी का काम करते, कुछ अन्य काम करके भी, खेत तैयार करना, रोपाई, निराई, बुआई, दूसरे के खेतों में काम करना। तो मैंने ये स्पीड से टपा दिया क्योंकि ये हमने पीछे काफ़ी बार कवर कर लिया। नेक्स्ट है जो मेन पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं। तो देखो कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, ये भी हमने देख लिया, जहाँ से वो उधार लेते हैं, ठीक है। परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है और जब वो उधार ले लेते हैं तो फिर उन पे क्या हो जाता है, एक तरह का बोझ बन जाता है। तो उससे लोगों को अपनी खेती वहीं बेचनी पड़ती है, ठीक है, मछलियाँ वहीं बेचनी पड़ती हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेटों पर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हम क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर हमें बहुत अच्छे से हमने लाइन टू लाइन क्लियर कर लिया। आपने संवत इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी काम करते हैं। उनमें से कोई 5 काम आप खुद बनाएंगे स्टूडेंट्स। कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी एक सूची बताओ। कलपट्टू में देखा ना किस तरह से, उनमें से सबसे गरीब कौन सा था? जैसे तुलसी थी, जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो तीनों के बारे में, रामलिंगम के बारे में, शेखर के बारे में, और तीसरा था तुलसी, इनके पास काफ़ी ज़मीन थी और इसके अलावा भी उनके पास मिल थी, दुकानें थी। इसके बाद थोड़ी सी ज़मीन थी और दूसरों के खेतों में काम भी करवा देता था। ठीक है, मिल में काम मिल जाता था, खान में काम मिल जाता था, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ खेतों में काम मिलता था। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि न लें। आप क्या कहेंगी, उधार लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल उनको बैंक से उधार लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो उससे उनके बदले में काफ़ी ज़्यादा बड़ी राशि उनको वापस देनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत पे, उस पर ब्याज लगा के। तो जिससे उनको अपना मतलब जैसे खेती का सामान है, फसल है उनकी, या मछली उनको बेचनी पड़ती है, जिससे उनको नुकसान होता है क्योंकि कम दामों पे होता है। अगर वो बैंक से लेंगे उधार तो उनको काफ़ी कम दर पे पैसा देना पड़ता है, जिससे उनको अब वो अपनी फसल बाज़ार में भी बेच सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको बैंक से उधार ले लेना चाहिए किसी व्यक्ति से लेने की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपकी इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। ठीक है, असमानता थी ना। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर क्या है, पता ही है आप सबको। इस तरह की असमानता ही है, क्या यह एक उचित स्थिति है? बिल्कुल भी नहीं। आपके विचार में इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखो, सरकार के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। अगर सरकार इन ऐसे गरीब लोगों के लिए खाद वगैरह है या खेती के लिए जो भी चाहिए उसको अगर आसान मतलब कम दामों पे उपलब्ध करवाए, तो इससे लोगों को दूसरों से कर्ज पे सामान नहीं लेना पड़ेगा और इतने कम दामों पे अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। तो सरकार इसमें अपना रोल निभा सकती है। और दूसरा, सरकार बैंकों के माध्यम से काफ़ी कम दर पे इनको कर्ज उपलब्ध करवा सकती है, जिससे ये अपनी फसलों को अच्छे से उगा पाएँ और बाज़ारों में बेच पाए और अपने इस बैंक के कम कर्ज को अच्छे से चुका पाएँ। इसके अलावा भी सरकार काफ़ी तरह के काम कर सकती हैं, कोई 2 आप बताइएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? अभी हमने देखा था ना कि अभी हमने किया कि सरकार कम दरों पे अगर कर्ज उपलब्ध करवा सकती है तो शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई तालिका बढ़ते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों के बारे में हमने पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। शेखर एंड रामलिंगम, खेती की हुई ज़मीन। देखो, शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन थी, इसके पास 20 थी, तो हमने डिफरेंस का नाम ही आ जाएगा अगर हमने अच्छे से रीड किया तो। मज़दूरों की ज़रूरत, ये मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्यों? क्योंकि ये दूसरों के खेतों में काम करवा देता था शेखर, और दूसरों के खेतों से दूसरे मज़दूरों को, मतलब जिनके खेत है दूसरों को बदले में अपने खेत में काम करवाता था, लेकिन ये दूसरे मज़दूरों को काम पे लगाता था। उधार की ज़रूरत इसको तो पड़ती थी, लेकिन इसको उधार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपने लिखना उधार की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, टिक क्रॉस ना लगाएं आप। फसल का बिकना, फसल का बिकना, ये जो फसल थी वो अपने जहाँ से उधार लेता था वहाँ पे बेचता था। ओके, लेकिन ये अपनी बाजार में फसल बेचता था और ज़्यादा मुनाफा कमाता था। नेक्स्ट है उनके द्वारा किया गया अन्य काम। ये क्या काम करता था? रामलिंगम की मिल में काम करता था, खान में काम कर लेता था। ठीक है, दूसरों के खेत में सिर्फ और सिर्फ अपने खेत में करवाने के लिए काम ही करता था। लेकिन ये क्या करता था, ये इसकी खुद की 20 एकड़ ज़मीन थी और मिल थी। ठीक है, इसके अलावा की दुकान भी थी खाद की। तो देखो किस तरह से अंतर मिला इसमें। तो ये यूनिट हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सबको ये यूनिट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आप अपने माइंड से क्वेश्चंस को बनाइए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जो बनाए जाते हैं आंसर्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और इससे हमारी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।